हेलो गाइस, कैसे हो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 8 में फैक्टर फैक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पे ही डिस्कस करेंगे। हमने वीडियो लेक्चर नंबर 7 में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट एवं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था और इनसे रिलेटिव कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करते हुए नेक्स्ट फैक्टर की तरफ गमन करेंगे, जिसमें नेक्स्ट फैक्टर जो होगा आज का वो होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर only applicable for gaseous reaction, not applicable for solution reaction. That means दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं के लिए उपयोगी है, जबकि विलयन में होने वाली अभिक्रिया के लिए उपयोगी नहीं है। तो नाउ डिस्कस इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ऑल गाइस अटेंशन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अभी मैंने बताया इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेज रिएक्शन not applicable for solutions reaction। हाँ जी, दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं के लिए ही इफेक्टिव होता है। जब रिएक्शन सॉल्यूशन में होती है तो वहां पर दाब का प्रभाव नहीं होता है। देखिए, सपोज दैट ए केमिकल रिएक्शन हाँ जी are change into product, reactant change into product molecule. Here the number of moles del Ng for gaseous reaction Np minus Nr। यहां हम बोल सकते हैं here Np number of moles of product, Nr number of moles of reactant। यहां दाब का प्रभाव जब किसी अभिक्रिया पर होता है तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु एवं उत्पाद के अणुओं के मोलों की संख्या का निर्धारण किया जाता है, जिससे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसेज रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये कैलकुलेट करके हम इसकी सहायता से किसी गैस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है वो मेजर कर सकते हैं। हाँ जी, प्रेशर के इफेक्ट के लिए यहां 3 केसेस पॉसिबल है। देखिए, डेल Mg
हाँ जी, केस फर्स्ट, when del Ng is equals to positive, that means Np is more than Nr. Case second, del Ng is equals to negative, that means Np is less than Nr. Case third, del Ng is equals to 0, that means no effect of pressure on reaction. जब del Ng में चेंज 0 होता है तो रिएक्शन पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। यहां जब del Ng पॉजिटिव होता है तो यहां पर ध्यान दीजिए, del Ng पॉजिटिव होने से यदि आप रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करोगे, व्हेन इंक्रीज प्रेशर ऑफ रिएक्शन देन डिक्रीज रेट, या फिर मैं ये कहूं कि P डिक्रीज तो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो कुल मिला के कह सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब del Ng में चेंज पॉजिटिव होता है तो रेट डिक्रीज होती है, जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। जब प्रेशर डिक्रीज किया जाता है तो रेट इंक्रीज होती है। नाउ डिस्कस केस सेकंड। यहां क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज इंक्रीज, इसी तरह प्रेशर डिक्रीज करने पर रेट एज वेल एज डिक्रीज। तो हम यह कह सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहां केस ये बना हुआ है, जब del Ng की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर का, जबकि यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझ, केस फर्स्ट का एग्जांपल, CaCO3 डिकम्पोज CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो यहां डेल्टा Ng की वैल्यू, ये सॉलिड है, सॉलिड दैट मीन्स 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, वैल्यू इज पॉजिटिव, तो प्रेशर बढ़ाने पर रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है। इसी तरह इसका एग्जांपल देखिए, N2 प्लस 3H2 2NH3, तो यहां पर del Ng इज इक्वल टू 2 माइनस 4, दैट मीन्स -2, तो यहां पर कितना है माइनस, तो प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज होता है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है। आज ही प्रेशर के लिए 3 केसेस पॉसिबल है। केस फर्स्ट, when del Ng is equal to positive, that means number of moles of product is more than number of moles of reactant, the pressure increase, rate decrease, या अदरवाइज प्रेशर डिक्रीज रेट इंक्रीज, तो हम कह सकते हैं रेट इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन दिस केस, प्रेशर इंक्रीज रेट डिक्रीज। इसी तरह यहां
नेगेटिव वैल्यू होती है, तो वहां प्रेशर इंक्रीज करने पर रेट एज वेल एज इंक्रीज, तो हम कह सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन चेंज इनटू अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैसेज, तो नाइट्रोजन के कितने मोल, 3 मोल्स, इधर कितने 1 मोल्स, तो 2 - 4 दैट मींस -2। इधर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉलिड सॉलिड, दिस इज गैस, 1 - 0 दैट मींस 1। मैंने यहां पर थर्मोडायनेमिक्स पे थोड़ा लिंक किया है, तो आप अच्छे से ध्यान दें। और केस थर्ड, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, H2 प्लस I2 चेंज इनटू 2HI, दैट मींस del N is equals to number of product 2, number of reactant 2, that means 0। तो इस केस में del N की वैल्यू क्या होगी, 0। वापस देखें del N कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 बिकॉज इट इज एग्जिस्ट इन गैसेस, ये सॉलिड दोनों, ये दोनों सॉलिड है, तो 1 - 0, तो यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां 0। तो ऐसा अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में आए तो आप इजी वे में इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते। नाउ डिस्कस ऑन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की परसेंट में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज और इंक्रीज होती है, दैट मीन्स पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट को इंक्रीज करता है और नेगेटिव कैटलिस्ट रेट को डिक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, बट अभिक्रिया के दौरान साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि ऐसी स्थिति में अभिक्रिया की दर, दैट मीन्स फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों की रेट इक्वल होती है। तो वहां पर कैटलिस्ट दोनों की रेट को समान तरीके से प्रोवाइड करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को अप्रभावित रखता है, जबकि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। जैसे ध्यान दीजिए, वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करते। कैटलिस्ट के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बट भौतिक तो हो सकता है, फिजिकली चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकली चेंजेस नहीं होता। तो ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो आइए कैटलिस्ट अभिक्रिया की दर को कैसे प्रभावित करता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ऑल गाइस बने रहिए। अभी वीडियो लेक्चर में लास्ट न्यूमेरिकल रखे जाएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। आप वीडियो को लास्ट टाइम तक वॉच कीजिए। हाँ जी, A2 प्लस B2 चेंज इनटू 2AB, दिस इज प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और दिस इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जब कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वो एक इंटरमीडिएट से गुजरता है, जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। केमिकल की लैंग्वेज में उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हाँ जी, अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज इन प्रोडक्ट हम इसको ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं।
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। यहां से यहां का एनर्जी गैप, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां से यहां का गैप जो है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। वाई कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल एनर्जी, एक्स कोऑर्डिनेट पे रिएक्शन प्रोसेस, ये रिएक्शन प्रोग्रेस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ रिएक्शन प्रोग्रेस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में प्लॉट किया गया है। यहां पर A2 प्लस B2 एज ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दिस हेयर AB एज ए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। यहां ये कंडीशन, इसे बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हाँ जी। अब ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये जो रिएक्शन हो रही है ये कैटलिस्ट के एब्सेंस में हो रही है। तब उस दौरान एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये है। हाँ जी। अब इस रिएक्शन को हम कैटलिस्ट के परसेंट में करते हैं, तो कैटलिस्ट के परसेंट में करने से इस रिएक्शन का जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीजेस इन द presence of catalyst, in the presence of catalyst, catalyst की presence में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज होती है, तो रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है। तो हम यहां कह सकते हैं कि कैटलिस्ट मोस्टली पॉजिटिव कैटलिस्ट, हाँ जी, मोस्टली कौन सा, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव। ये क्या करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करेगा। जैसे ही एनर्जी डिक्रीज होगी, रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन द सेंस ऑफ कैटलिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज। एक रीजन तो ये है इसका, और दूसरा रीजन मैंने लेक्चर नंबर 7 में बताया था कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को फास्टली रिएक्ट कराने के लिए यूजफुल होता है, और जितना हो सके उतना जल्दी ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। तो हम कह सकते हैं कैटलिस्ट मोस्टली इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है। जैसे ही डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा, और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज मोर। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कोई भी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर मोस्टली इंक्रीज होता है। यहां तक किसी को डाउट? हाँ जी। अब हम इसको न्यूमेरिकल वे में ट्रांसलेट करते हैं। ध्यान दीजिए, ये गैप जो है
ये गैप एनर्जी एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहां का गैप एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यहां ध्यान दीजिए, ये जितना डिक्रीज हो रहा है इतना ही डिक्रीज इधर हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्टेड नहीं करता। याद रखना हमेशा, कैटलिस्ट कभी भी साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता। तो यहां न्यूमेरिकल्स कैसा बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए, हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स में, तो आपको ये याद रखना है। हाँ जी, डेल एक्स इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस में ई ए बैकवर्ड, ये हमेशा याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। डेल एच चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में अगर नेगेटिव चेंज होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एंथैल्पी में चेंज पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ई एफ, ई ए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ई ए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसके आधार पर हम बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ ई ए, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ई ए या फिर चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसी पार्ट में न्यूमेरिकल जब प्रॉब्लम पढ़ेंगे तब उसमें इसका डिस्कस करेंगे। हाँ जी, फैक्टर नंबर 5, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। हम यहां कह सकते हैं, हाँ जी, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाँ जी, ऐसा इसलिए होता है कि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स फास्टली रिएक्ट करते हैं टू ईच अदर। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए सर्दियों के मौसम में ओस, धुंध या कोहरा आपने सुना होगा। जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए मैं व्हाइट बोर्ड की बात करता हूं, अगर इस व्हाइट बोर्ड को रख दिया जाए तो इस पर वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स आकर जमा हो जाते हैं। तो इस व्हाइट बोर्ड में दो कंडीशन है, यदि इसको स्मूथ बनाया जाए तो रेट कम होगा, अगर इसको रफली बनाया जाए तो रेट ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। या फिर आप दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए चौक आता है, जैसे मान लीजिए इस वैरायटी का चौक आता है, एक इसको आप चौक समझे, इसका जब आप पाउडर बनाओगे और इस चौक से जब दोनों पे देखेंगे तो ज्यादा वाटर वेपर पाउडर पे इकट्ठा होगा या फिर इस पे, तो आप देखेंगे तो ज्यादा वाटर वेपर पाउडर पे इकट्ठा होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। हाँ जी, सेकंड 6 पॉइंट जो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, हम यह कह सकते हैं अगर रिएक्टेंट गैस फेज में होता है, यदि रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में होता है, यदि रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होता है, तो इस कंडीशन में किस मॉलिक्यूल के लिए रेट ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा गैसेस के लिए होगा, उससे कम लिक्विड का और सबसे कम सॉलिड का। बिकॉज गैसेस मॉलिक्यूल हाँ जी रैंडमली मोशन शो करते हैं और रिएक्शन करने की जो इनकी कैपेसिटी होती है वह ज्यादा होती है, क्योंकि इनके बीच इंट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, जबकि लिक्विड में इंट्रैक्शन फोर्स गैसेस से थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा कम रिएक्ट करेंगे। जबकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो रिएक्शन बहुत स्लोली करते हैं। तो ध्यान रखना, गैसेस मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है लिक्विड और सॉलिड से। हाँ जी, इसी तरह इफेक्ट नंबर 7,
इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की तीव्रता। ये क्या कर रहा है, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, तो रेट भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज इंक्रीज। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हाँ जी, H2 plus Cl2 react to each other then form HCl। इसी तरह H2 plus Cl2 change into HCl। ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन डार्क मीडियम में हो रही है, जबकि ये रिएक्शन किसमें हो रही है, लाइट में हो रही है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, और ये रिएक्शन क्या होगी भैया, स्लोली होगी। कैसे, तो ध्यान दीजिए कैसे। हाँ जी, लाइट की परसेंट में नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होने से ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे और अपना बॉन्ड ब्रेक करके इजी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। जबकि डार्क मीडियम में इनको एनर्जी कम मिलेगी, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए टाइम लगेगा और ये स्लोली प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज होंगे। हाँ जी, अब इसके लास्ट में हम बात करेंगे नंबर 8, और 8 नंबर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हाँ जी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर क्या क्या होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए। रिएक्टेंट आयनिक भी हो सकता है। जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल आयनिक होते हैं तो रिएक्शन फास्ट होती है, क्योंकि आयंस इजी तरीके से फॉर्म हो जाते हैं। रिएक्टेंट कोवलेंट नेचर के भी हो सकते हैं। कोवलेंट नेचर के रिएक्टेंट कौन फास्ट रिएक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, इस पे डिपेंड करता है। हालांकि हम ये कह सकते हैं, यदि कोवलेंट नेचर की बात करें, यदि प्रोडक्ट बनने की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, ROR इंक्रीज, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज इंक्रीज, ये भी क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज हो जाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं, व्हेन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स is covalent, then the rate of reaction increases when the stability of product increase। हाँ जी, रिएक्टेंट्स जो हो सकते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, तो होमोजीनियस का रेट हेट्रोजीनियस से ज्यादा होता है, क्योंकि होमोजीनियस में जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं उनका साइज, उनका अट्रैक्शन फोर्स या इंट्रैक्शन फोर्स इक्वल होता है। वो इजी तरीके से आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। तो चेंज होने से उनकी दर ज्यादा होती है, जबकि हेट्रोजीनियस में साइज डिफरेंट होता है, तो उनको रिएक्ट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब या डिक्रीज, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करनी होती है, जबकि होमोजीनियस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नाउ डिस्कस ऑन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम with related to factor affecting of rate of reaction। हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, अमोनिया के बनने की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछी गई है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यहां रिएक्शन दी हुई है। अमोनिया का बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहां प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। वेरिएबल टेम्परेचर ये कहा गया है, इफ रिएक्शन इज कंडक्ट एट P T2 with T2 is more than T1, तो the percentage yield of NH3 as a function of time is represented by, ये दिया हुआ है टाइम और परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया का ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये जो ग्राफ है T1 पे दिया हुआ है और यहाँ प्रेशर
कांस्टेंट रखा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, बी, सी और डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो अभी हमने इससे पहले अभी की पॉइंट्स में पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहां इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में जो मैंने बताया उसको याद करें और उस पर फोकस डालें। मैंने कहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज। अभी मैंने इससे पहले बताया था। तो इसका मतलब हम इसका सोल्यूशन करें। जो रिएक्शन दी गई है ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब N2 प्लस 3H2, हाँ जी, चेंज इनटू 2NH3 गैसेज मॉलिक्यूल। इसमें ये कहा गया है ये रिएक्शन एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ROR ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज डिक्रीज, उत्पाद के बनने की दर कम होगी जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो ये कंफर्म हो गया कि रिएक्शन T2 टेम्परेचर पर होगी तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, मतलब उत्पाद बनने की दर कम होगी। तो यहां देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी ये तो कट हो गया अपने आप, ये ऑप्शन तो यहां आएगा ही नहीं, दिस इज कैंसिल आउट। हाँ जी, ये ऑप्शन भी कट, दिस इज कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी रिमेनिंग इन दिस केस। तो यहां देखते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों रेट इक्वल होती है। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट के बनने की दर कम होगी, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में मूव करेगी। हाँ जी, तो बैकवर्ड में मूव करेगी तो फॉरवर्ड के पैरेलल मूव करेगी। इसका मतलब ये ग्राफ अप्लाई होके ये ग्राफ यहाँ पे क्या होगा? अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन बैकवर्ड में मूव कर रही है तो वहां फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या होती है? पैरेलल। और पैरेलल होने के कारण ये ग्राफ यहाँ पे देखिए पैरेलल चल रहा है। उसके बाद में T2 टेम्परेचर पर रेट डिक्रीज हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और T1 पे क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब T1 इज लेस देन T2, और जब T2 ज्यादा होगा एक्सोथर्मिक के लिए तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीजेस। इन दिस केस वेरी इजी न्यूमेरिकल, मतलब इतना इजी न्यूमेरिकल है जो कि जेई एडवांस 2015 में पुट किया गया है। तो सभी गाइस अच्छे से समझे इसको। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। For a homogeneous catalytic reaction takes place through the three alternating plot A, B and C. So is given figure arrange decreasing order of rate of reaction, आगे ये 3 प्लॉट दिए हुए A, B और C। तो यहां बताना है कि कौन से प्लॉट के लिए रेट हाई होगा। तो वही इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की परसेंट में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हाँ जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज होती है। तो ये एनर्जी एक्टिवेशन मान लीजिए E1 है, तो यहां की एनर्जी एक्टिवेशन क्या हो जाएगा?
और यहां का एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा EA थर्ड। तो हम कह सकते हैं एनर्जी एक्टिवेशन EA फर्स्ट, हाँ जी, EA सेकंड और EA थर्ड। तो यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी एक्टिवेशन, हाँ जी, थर्ड वाली है। दैट मीन्स ये A इधर क्या है, B इधर क्या है, C। तो रेट सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन कम होगी उसकी रेट ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं रेट, हाँ जी, 1/EA, हाँ जी, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहां क्या आ जाएगा, C इज मोर देन B इज मोर देन A। तो यह C की रेट सबसे ज्यादा होगी क्योंकि C के लिए एनर्जी एक्टिवेशन का अमाउंट क्या है, सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर B इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड। आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में क्वेश्चन में जो डाटा दिए हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, एनर्जी एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी एंड कैलकुलेट एनर्जी एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी तरह इसी वैरायटी ये क्वेश्चन है। ये ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, जबकि ये ग्राफ एक्सोथर्मिक के लिए है। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। हाँ जी, वी नो दैट डेल एच इज इक्वल टू EF माइनस में EAB। डाटा पुट कीजिए, 40 किलो जूल इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए 11 किलो 17 किलो जूल माइनस EAB। तो क्या हो जाएगा, EAB इज इक्वल टू 17 किलो जूल प्लस 40 किलो जूल। दैट मीन्स EAB इज इक्वल टू 57 किलो जूल। तो यहां EAB की वैल्यू, EAB इज इक्वल टू 57 किलो जूल। इसी तरह ये क्वेश्चन, इसमें ये बता रहा है डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव, जबकि ग्राफ में तो एंडोथर्मिक ग्राफ है, तो ग्राफ से आइडिया लगाएं तो वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, हाँ जी, डेल एच इज इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। डेल एच फॉरवर्ड की वैल्यू 175 किलो कैलोरी माइनस बैकवर्ड की वैल्यू 90 किलो कैलोरी। डेल एच इज इक्वल टू, हाँ जी, 85 किलो कैलोरी। द वैल्यू ऑफ डेल एच इज पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ डेल एच इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्राफ इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने इस तरह से पार्ट नंबर 8 में फैक्टर फैक्टरिंग और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है। हम पार्ट 9 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी गाइस मेजर केमिस्ट्री जोन पे बने रहिए फॉर नाइस फ्यूचर इन केमिस्ट्री। तो जिनको हमारा चैनल पसंद आया है वो सभी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हार्ड वर्क करें फॉर प्रिपरेशन मेडिकल एग्जाम
एंड इंजीनियरिंग एग्जाम